धरती वास्तव में दो प्लानेट है। सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन जब आप यहाँ पर रह रहे लोगों की स्थिति ऑब्जर्व करेंगे तो आपको भी कुछ ऐसा ही महसूस होगा। अफ्रीका के बुरुंडी जैसे देश में यदि आप महीने का 20-25 डॉलर यानी 1500 से 2000 रुपये कमाते हैं और 8 लोगों का परिवार पालते हैं तो आप भाग्यशाली हैं। उनका घर है, सिर्फ एक कमरा। There are 80 people living in this house. It means 80 children, 2 parents. This is their bed. This one. क्या वे इस चटाई को बिछाकर सोते हैं? बुरुंडी देश के 85% लोग दिन के 2 डॉलर भी नहीं कमा पाते। वहीं यूरोप के लग्जमबर्ग में हर 6 में से 1 करोड़पति है और इस देश का पर कैपिटा इनकम 1,35,000 डॉलर यानी करीब 1 करोड़ से भी अधिक है। भारत के मुंबई शहर में धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। यहाँ की गलियाँ इतनी सकरी है कि आप यहाँ पर सीधे नहीं चल सकते। एक छोटे से कमरे में 8-10 लोगों का परिवार रहता है। न पानी है न शौचालय और आसपास बदबू मारते बड़े बड़े खुले सीवर हैं। होगा ये देख के कि यहाँ लोग सांस कैसे ले रहे हैं, ऐसे नहीं निकल पाएंगे। अगर कोई मर गया इधर पे तो मैयत बाहर नहीं जा सकता है। वहीं से थोड़ी दूरी पर विश्व का सबसे महंगा घर इंटेलिया, जहां दुनिया की सभी महंगी से महंगी लग्जरी सुविधा मौजूद है। दुबई की अटलांटिस होटल की प्रेसिडेंशियल सूट की एक रात की कीमत $1,00,000 से शुरू होती है, जबकि पूरी दुनिया में करीब 10 से 15 करोड़ लोगों के पास रहने का घर नहीं है। लुई वुइटन, हर्मेस, बर्किन, शनेल, गुची जैसे महंगे ब्रांड की एक बैग की कीमत लाखों या करोड़ों तक की होती है। हर्मेस बर्किन की स्पेशल हिमालयन डायमंड बैग 3 से 4 करोड़ की आती है। वहीं एक गरीब देश या भारत जैसे विकासशील देशों का मिडिल क्लास पूरे जीवन भर में इतने रुपये नहीं जोड़ पाता है। यात्रा करने के लिए लाखों भारतीय ट्रेनों में कुछ इस तरह से धक्के खाता है। आपने कई बार ऐसे दृश्य देखे होंगे और ज़्यादातर कई बार ऐसी यात्रा भी कर चुके होंगे। जबकि दुबई के प्रिंस शेख हमदान बिन के पास लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, रोल्स रॉयस, फेरारी, मर्सिडीज, BMW जैसी दुनिया की सबसे महंगी सैकड़ों कारें हैं, जिनमें से कुछ तो गोल्ड प्लेटेड हैं। पूरी पृथ्वी पर मनुष्य यानी होमो सेपियंस सबसे बुद्धिमान स्पीसीज है। इसने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के दम पर आज पृथ्वी छोड़कर चंद्रमा और मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। लेकिन इस पृथ्वी पर ही करोड़ों लोग आज भी भोजन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस असमानता और इसका समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या यह असमानता मानव सभ्यता के विकास का अनिवार्य अंग है? यह हमारे द्वारा अपनी प्रगति के लिए बनाया गया यह एक फेल्ड सिस्टम है। हम हिस्ट्री, इकोनॉमी और ह्यूमन बिहेवियर तीनों दृष्टिकोण से इसे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑक्सफैम की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 50% संपत्ति केवल 1% अमीरों के पास है। इनकम इनइक्वालिटी एक दूसरे देश के बीच ही नहीं बल्कि एक देश के अंदर भी है और पूरी दुनिया भर के देशों में है। केवल इनकम इनइक्वालिटी की बात की जाए तो सुपर पावर अमेरिका में इनकम इनइक्वालिटी दुनिया के सबसे गरीब और पिछड़े देश बुरुंडी से भी अधिक है। अब आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि क्या इनकम इनइक्वालिटी एक नेचुरल प्रोसेस है? लेकिन यदि ये नेचुरल प्रोसेस है तो ये केवल मनुष्यों में ही क्यों है? मानव जब हंटिंग एज से एग्रीकल्चर एज में प्रवेश किया, वहीं से संसाधन इकट्ठा करने की शुरुआत हो गई। कृषि युग में मानव अस्थायी बस्ती बसाने लगा क्योंकि भोजन के लिए अब उसे भटकना नहीं पड़ता था।
चूंकि खेती में मौसम, प्राकृतिक आपदाओं और कीटों के कारण अनिश्चितता होती थी, इसलिए मनुष्य ने अतिरिक्त अनाज और संसाधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि कठिन समय में जीवित रह सके। इससे भविष्य के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का अनुभव हुआ। कृषि युग में लोगों को जमीन का अस्थायी रूप से उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे मेरी जमीन और मेरी फसल जैसी धारणा विकसित हुई। कुछ लोगों ने अधिक भूमि, पशुधन और संसाधन इकट्ठा किए और यहीं से समाज में असमानता का जन्म हुआ। यानी मनुष्य की प्रगति से ही असमानता या इनकम इनइक्वालिटी की भी शुरुआत हो गई। लेकिन जब हम विश्व के नक्शे पर विकसित और पिछड़े देशों को देखते हैं तो एक पैटर्न देखने को मिलता है। ज़्यादातर देश जिनकी पर कैपिटा इनकम अधिक है, जैसे लग्जमबर्ग जिसकी पर कैपिटा इनकम $1,35,000 है, यानी 1,20,00,000 रुपये। नॉर्वे जिसकी पर कैपिटा इनकम $1,14,000 है, यानी 95 लाख रुपये। उसी तरह आयरलैंड $1,26,000, स्विट्जरलैंड करीब $85,000, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए, इन सभी देशों की पर कैपिटा इनकम अधिक है। वो सब कोल्ड कंट्रीज हैं। इन देशों का तापमान काफ़ी कम है और इसी से फिर ये सवाल उठता है कि क्या विकास और तापमान में कोई संबंध है, और इसी से टेम्परेचर थ्योरी इकोनॉमी के लिए बहस में आई। विश्व बैंक द्वारा 134 देशों के डेटा के आधार पर किए गए एक अध्ययन पर एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से गरीबी में 9.1% की वृद्धि हो सकती है। एनुअल टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से गिनी कोएफिशिएंट में 0.45 अंक की वृद्धि हो सकती है। इनकम इनइक्वालिटी को गिनी कोएफिशिएंट से मापा जाता है। ज़्यादा गिनी कोएफिशिएंट मतलब ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी। इसे लॉरेंज कर्व से मापते हैं। एक्स एक्सिस पर जनसंख्या का प्रतिशत होता है और वाई एक्सिस पर आय का प्रतिशत। कर्व जितना ज़्यादा झुका होगा, असमानता उतनी अधिक होगी। अगर कर्व 45 डिग्री की सीधी रेखा पर है तो इसका मतलब है उस देश में पूर्ण समानता है। कृषि युग के समय ठंडे प्रदेशों में कृषि ठीक से नहीं हो पाती थी, इसलिए उन क्षेत्रों में खाने पीने की कमी रहती थी। वहां रह रहे लोगों को खराब मौसम आने से पहले खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता था। इसने उनमें लंबे समय के लिए योजना बनाने की सोच विकसित किया। उन्हें ठंड से बचने के लिए अच्छी तरह से घर बनाने की ज़रूरत थी। इसने उन्हें नई नई तकनीक सोचने को मजबूर किया। इन कठिन परिस्थितियों ने उनके अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इनोवेशन को विकसित किया। जबकि गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी, वहाँ कृषि भी अच्छी और साल भर होती थी। इसलिए उन्हें ना कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत थी और ना ही बहुत अच्छे घर विकसित करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। और कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। चूँकि उनकी जीवन शैली आसान थी, इसलिए उनमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इनोवेशन की सोच विकसित नहीं हो पाई। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि मिस्र, मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता गर्म प्रदेशों में ही क्यों विकसित हुई, और ये सभी सभ्यता अपने समय में बेहद उन्नत और धनी थे। चूँकि ये सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई, जैसे मिस्र नील नदी के पास, मेसोपोटामिया टिग्रिस नदी के पास और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास। नदियों के कारण वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, सिंचाई की भी सुविधा थी, इसलिए फसलों का उत्पादन अच्छा होता था। साथ ही नदियों के जल मार्ग से आसानी से व्यापार किया जा सकता था। इसलिए शुरुआत में यही सभ्यता विकसित हुई। लेकिन आराम से होने वाले कृषि और व्यापार ने ऐसी परिस्थितियां आने नहीं दिया कि नई तकनीक के बारे में वो लोग सोचें। जबकि ठंडे प्रदेश की कठिन परिस्थितियों ने वहाँ नए नए तकनीक विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए इन ठंडे देशों में तकनीक पहले विकसित हो गई
और तकनीक के बल पर इन्होंने कृषि में भी सुधार कर लिया और अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ गए। इसके बाद औद्योगिक युग आया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में नए नए मशीनों के आविष्कार ने इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत की, जैसे भाप इंजन, प्रिंटिंग प्रेस, स्पिनिंग जेनिंग, कोक से लोहे का निर्माण, स्टील उत्पादन, इलेक्ट्रिक डायनमो, सिलाई मशीन। इन सब आविष्कारों ने नए नए इंडस्ट्री खड़े किए। ये सारे के सारे आविष्कार ब्रिटेन में हुए, इसलिए सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस इनकम इनइक्वालिटी को और अधिक बढ़ा दिया। फैक्ट्रियों में काम करने वाले को बेहद कम मजदूरी मिलती थी। साथ ही शुरुआत में ना तो कोई सेफ्टी नॉर्म्स थे, ना वर्किंग आवर फिक्स था और ना कोई मिनिमम वेजेज जैसा कोई प्रावधान था। फैक्ट्री में वर्कर 16-16 घंटे काम करते थे। ब्रिटेन में 1900 ईस्वी के समय काम करने के लिए वर्करों को हर वीक 10 सीलिंग मिलता था, जबकि महिलाओं को उसी काम के लिए 5 सीलिंग और बच्चों को सिर्फ 1 सीलिंग। सीलिंग ब्रिटिश कॉइन थी, जिसकी कीमत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1 सीलिंग में उस वक्त एक परिवार का एक दिन का खाना या एक साधारण कपड़े का जोड़ा आ सकता था। जिन देशों में बड़े बड़े उद्योग लगे, अब उन्हें अपने इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल, बने हुए माल की खपत के लिए बाजार, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए सस्ते मजदूरों की जरूरत पड़ी। इसने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया और इन्होंने दुनिया में दूसरे देशों पर अपने अधिकार जमाने लगे। इन देशों ने अपने औपनिवेशिक देशों का शोषण करना शुरू कर दिया। इससे अमीर देश और अमीर होते गए और औपनिवेशिक देश और गरीब होते गए। इसने 2 देशों के बीच रह रहे लोगों की इनकम इनइक्वालिटी को और बढ़ा दिया। जैसे भारत में 1750 ईस्वी में जब ब्रिटिश यहाँ आए, तब भारत का वर्ल्ड जीडीपी में 24% हिस्सा था। लेकिन ब्रिटिश के शोषणवादी नीति ने यहाँ के कुटीर उद्योग को बर्बाद कर दिया। किसानों पर भारी कर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जब ब्रिटिशों ने 1947 ईस्वी में भारत छोड़ा, तब तक वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा 3% से भी कम रह गया। इस तरह ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, रूस ने एशियाई और अफ्रीका के कई देशों में, जैसे भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, नामीबिया, कैमरून, टोगोलैंड जैसे देशों को अपना उपनिवेश बनाया और इनका शोषण किया। इससे भी इन देशों के बीच इनकम इनइक्वालिटी और भी अधिक बढ़ गई। लेकिन इसके बाद आपके मन में सवाल आता होगा कि सिंगापुर, दुबई और चीन जैसे देश जो कि गर्म क्षेत्र में है, यहाँ प्रगति कैसे हुई? तापमान का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर केवल तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर और भी कई फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमी पॉलिसी जैसे कई फैक्टर। जैसे चीन कैसे एक भूखमरी वाले देश से आज इतनी तरक्की कर ली है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसे वहां से आप देख सकते। आज मॉडर्न युग में जब मनुष्य ने हर क्षेत्र, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना आगे बढ़ गया, तो भी इनकम इनइक्वालिटी के मामले में इतना पीछे कैसे है? इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी ने मानव को सुविधा दी, उसे आगे बढ़ाया, किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर गया, नेचुरल रिसोर्स को और अधिक उपयोग करने के लिए सिखाया। लेकिन ये सभी फायदा सभी को नहीं मिल पाया। कुछ लोगों ने पूरे संसाधन पर कब्जा कर लिया और ज़्यादातर लोगों के हाथ कुछ नहीं आया। यूएसए में टॉप 1% लोगों के पास कंट्री की 30% वेल्थ है। टॉप 10% के पास 70% वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% लोगों के पास 4% से भी कम धन है। वहीं भारत में टॉप के 1% लोगों के पास टोटल कंट्री वेल्थ का 40% हिस्सा है। दुनिया में
पेरू जैसे छोटे देश को छोड़ दिया जाए तो भारत में धन की असमानता पूरे विश्व में सबसे अधिक है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में इसका बड़ा कारण इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को भी बताया गया है। भारत के सबसे अमीर 100 भारतीयों की संपत्ति 54 लाख करोड़ है, जो देश के कुल जीडीपी का लगभग 30% के बराबर है। ऑक्सफैम द्वारा जारी रिपोर्ट सर्वाइवर ऑफ द रिचेस्ट में बताया गया है कि साल 2020 और 21 इन 2 वर्षों के अंदर पूरी दुनिया में $42 ट्रिलियन यानी करीब 3500 लाख करोड़ की नई संपत्ति बनी। उनमें से 2200 लाख करोड़ यानी 63% संपत्ति ऊपर के केवल 1% खरबपतियों के पास गया। मतलब साफ है कि आज भी जो नए संसाधन इस दुनिया में बनाई जा रही है उस पर भी केवल कुछ अमीरों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया में निचले 90% लोगों द्वारा कमाई गई हर $1 यानी 84 रुपये की कमाई की तुलना में 1% खरबपतियों ने लगभग $1.7 मिलियन यानी 144 करोड़ रुपए कमाए। इसका मतलब ये है कि जब आप $1 कमाते हैं तो वो 140 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में से एक एलन मस्क अपनी संपत्ति का केवल 3% ट्रू टैक्स देते हैं, जबकि युगांडा का एक व्यक्ति जो महीने का $80 कमाता है वो अपनी कमाई का 40% ट्रू टैक्स देता है। ट्रू टैक्स का मतलब है टोटल इनकम पर बिना किसी तरह के टैक्स एग्जेम्पशन और छूट के कोई कितना टैक्स दे रहा है। लेकिन फिर इसका हल क्या है? इसका हल बहुत जटिल है। इस पर दुनिया भर में बहस चलती रहती है, लेकिन कुछ बेसिक स्टेप्स लेकर इस धन के असमान वितरण को कम किया जा सकता है और इसका दुनिया भर में उदाहरण भी मौजूद है। जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क जैसे देशों में उच्च आय पर 50 से 60% तक टैक्स लगाया जाता है और उस राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में किया जाता है, जिसका परिणाम यह है कि इन देशों में गिनी कोफिशिएंट यानी आय असमानता दुनिया में सबसे कम है। वहीं भारत की मनरेगा योजना में साल 2020 और 21 में 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ी और मजदूरी असमानता कम हुई। क्यूबा अपनी जीडीपी का 12% हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। क्यूबा में औसत जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 79 वर्ष है, जो अमेरिका जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है, जबकि प्रति व्यक्ति आय क्यूबा की अमेरिका से काफी कम है। 1980 से 2020 के बीच चीन ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लाया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यह इनकम इनइक्वालिटी सुधारने का अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस तरह से कई स्टेप्स लेकर इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।